तो चलिए सर शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। देखो, आप सभी को पता है अपकमिंग बोर्ड में, जो कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है 2 दिसंबर को है, उसके अंदर केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट एंड चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन तीनों चैप्टर में से इस चैप्टर की वीडियोस को अभी क्यों रिलीज कर रहा हूँ, अभी क्यों बना रहा हूँ? व्हाई नॉट फर्स्ट चैप्टर 1, व्हाई नॉट चैप्टर 3? क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सबसे ज्यादा वेटेज रखता है इन तीनों चैप्टर में से फॉर योर अपकमिंग बोर्ड। इसीलिए बहुत जरूरी होता है, ध्यान से सुनो बेटा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ बुक को पढ़ने से नहीं निकलता बेटा, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है। किस चीज का पहले रिवीजन करेंगे, किसके क्वेश्चन पहले लगाने वाले हैं। जैसे कि इवन जो हमारे जो बोर्ड पेपर को अटेम्प्ट करना होता है ना, वो भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी होती है। आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत ही जल्द इसी वीक के अंदर मैं क्लास 10th के लिए एक स्पेशल एक वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि वो स्ट्रैटेजी सीधा आप बोर्ड के पेपर पे मत इंप्लीमेंट करना कि चलो भैया आज ये देख लेते हैं राघव सर क्या कह रहे थे। नहीं, आप बेटा घर पे उस स्ट्रैटेजी को लगा के देखो, अपने साथ स्टॉप वॉच लगा के देखो क्या वो काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसको अप्लाई करना। आप सभी को पता है आने वाले बोर्ड होंगे 40 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक हर क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो लगभग 0.8 मार्क्स की होगी। तो ओवरऑल इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स में कुछ पार्ट बायो कराएगा, फिजिक्स कराएगा और कुछ पार्ट केमिस्ट्री कराएगा। आप सभी को पता है बायोलॉजी का खाली 1 चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, यानी कि ओवरऑल 6 चैप्टर। अगर हम देखें तो लगभग 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 मोर और लेस 7 मार्क्स का एक चैप्टर हो गया, मोर और लेस 7 मार्क्स का एक चैप्टर हो गया। बट कभी भी सीबीएसई के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज होती है। बायोलॉजी की अलग, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग। ठीक है, जब पहले 80 मार्क्स का होता था तब भी इस तरीके का अरेंजमेंट रखते थे, 26 27 26 27 का ब्रेकअप रखते थे। और अब क्योंकि 40 मार्क्स का हो रहा है तो भी कुछ इसी तरीके का ब्रेकअप रहने वाला है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, आज पहली चैप्टर इस चैप्टर की पहली वीडियो है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकता है और ये चैप्टर आसान है। इस चैप्टर में हमें ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियो देखो, जब मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठो, भाई बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए बेहद जरूरी है, आप साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठो। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ अभी आप आगे देखोगे मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से कुछ चीजें कोट करूंगा, एक्टिविटी के नंबर बताऊंगा, फिगर नंबर बताऊंगा। आप साथ साथ उन्हें पढ़ते चलो, डायग्राम बताऊंगा, पीएस के ये रहा, यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी देखो, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर देखो। अपकमिंग वीडियो में आप देखोगे, इवन आज की वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें देखोगे जो मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से कोट कर रहा हूँ। तो यानी कि सोचो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है फॉर दिस चैप्टर। जो मेरी प्रीवियस सीरीज है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो, उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी से ज्यादा चीजें कोट नहीं करी है। लेकिन फॉर केमिस्ट्री स्पेशली फॉर चैप्टर नंबर 2 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रेगुलरली फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सच में सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर अपकमिंग बोर्ड इन मिनिमम टाइम, तो आप अपने साथ इस वीडियो को देखते हुए अपनी एनसीईआरटी लेकर जरूर बैठे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसिड्स और बेसिस की। अब देखो चैप्टर में मैंने बोला शुरुआत करते हैं एसिड्स और बेसिस की, लेकिन सर नाम तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, सॉल्ट क्यों नहीं बोला? बाद में बोलेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी पहले जो हम शुरुआत करेंगे ना वो किससे करेंगे? एसिड्स और बेसिस से अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। देखो, तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब हमने क्या करा है, हमारी केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, हमने उनको 2 ग्रुप में बांटा है। ये एक ग्रुप एसिड का बनाया, दूसरा ग्रुप बेसिस का। ठीक है, अब सर हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज एसिड है या कौन सी चीज बेस है? तो एक बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन जो ये बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ इसको हम केमिस्ट्री लैब में यूज नहीं कर सकते हैं सर। इनका टेस्ट अगर हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स आर जनरली सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। इमली, टैमरिंड, टार्ट्रिक एसिड होता है उसमें, नींबू, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें। सारी चीजें खट्टी हैं ये सारी चीजें खट्टी क्यों लगती है हमें? ये ऐसे क्यों खटास लगती है हमें? क्योंकि उनके अंदर किसी ना किसी तरीके का एसिड प्रेजेंट होता है, किसी न किसी तरीके का एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हमें सारी चीजें कैसी लग रही होती हैं? खट्टी लग रही होती है। अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट।
ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट ऐसे कोई बेस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपने नॉर्मल लाइफ में कोई ऐसी चीज खाई नहीं होती, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, आप सभी के किचन में ना एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है, जिसको हमारी मम्मी कहती है बेकिंग सोडा। जाओ अपने किचन में देखो, थोड़ा सा ले लो, चख के देखो, थोड़ा ही लेना, चख के देखो, कड़वा होगा। पता है वो कड़वा क्यों होता है? ऑल्दो बेकिंग सोडा इज अ सॉल्ट, लेकिन उसका जो केमिकल नेचर होता है वो बेसिक ही होता है बेटा। ऑल्दो बेकिंग सोडा इज अ सॉल्ट, लेकिन उसका जो केमिकल नेचर होता है वो बेसिक ही होता है। तो वहां से आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो कि जितने भी बेसिस होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, बेटर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बेटर इन टेस्ट। लेकिन सर क्या हम हर चीज को टेस्ट करके देख सकते हैं? केमिस्ट्री लैब में गए, आपने वहां पर एक फ्लास्क देखा, अरे वाह, इस पे तो लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको नहीं पता ये एसिड और बेस है। मैम ने पूछा बताओ बेटा ये एसिड है या बेस है, आपने खोला ढक्कन और खटा के पी गए। आपको लगा खटास महसूस होगी तो बोल देंगे मैम एसिड है, कड़वा लगेगा तो बोल देंगे मैम बेस है। बट बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और वहां पर वैसे ही पहले लिखा था कंसंट्रेटेड, गलती से भी पी लिया तो शायद बचोगे भी नहीं, इतना खतरनाक हो जाएगा। मतलब ये टेस्ट करने जो वाली बात है तो बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है। हम अपनी केमिस्ट्री की लैब के अंदर या हम जब अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस बेसिस पर डिफरेंशिएशन करना एक बेवकूफी होगी। ये तो खाली एक बेसिक डिफरेंशिएशन है। देखो जरा मेरी बात को बेटा, कुछ स्पेशल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिकेटर। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब संकेत देते हैं, बताते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को आप टेस्ट कर रहे हो, जिस केमिकल कंपाउंड को आप टेस्ट कर रहे हो, वो एसिडिक है या बेसिक है। देखो हमने इंडिकेटर्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा है। पहला ग्रुप होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा ग्रुप होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। जब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम उन्हें नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? भाई नेचुरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिल रहा है, जिसमें सबसे पहला, हमारा जो सबसे पहला आता है वो आता है लिटमस। क्या आता है बेटा? लिटमस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ऐसे नीचे लिखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है बेटा लिटमस। ठीक है सर। लिटमस एक्चुअली कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है हमारी नेचर से? लिटमस एक्सट्रैक्ट करा जाता है लाइकन से, LICHEN। चैप्टर के पहले पेज पे ही एक मोर टू नो वाले बॉक्स के अंदर लिटमस के बारे में बता रखा है। आ रही है बात समझ में? तो लिटमस के बारे में मैंने अभी बताया आपको, एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे ही है बेटा आपके चैप्टर में, कि लिटमस को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो लाइकन है ये एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं, एक तरीके की क्लास होती है थैलोफाइटा, उसको बिलोंग करता है। देखो जब हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसका जो न्यूट्रल जो कलर होता है, मतलब जो इसका जो नेचुरल जो कलर है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, इट इज पर्पल इन कलर। ठीक है। अगर आप इसी को किसी मतलब इसके अंदर अगर किसी एसिड को ऐड कर दोगे तो पर्पल से टर्न हो जाएगा इनटू रेड, और अगर बेस में ऐड कर दोगे तो इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू। अब आप देख रहे हो ये इंडिकेट ही तो कर रहा है। हमें पता है इसका न्यूट्रल कलर, इतना इसके न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर क्या है? पर्पल। आपने जैसे ही कोई कंपाउंड डाला अगर वो एसिड होगा तो इट विल टर्न टू रेड, अगर बेस में डाला तो ब्लू। हम इसे नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेचर से हमें ये सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी, राइट, उसका येलो कलर का होता है, तो हम उसका एक थिक पेस्ट बना लेते हैं और फिर थिक पेस्ट बनाने के बाद हम इसे टेस्ट करते हैं। अब देखो न्यूट्रल येलो, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी इट रिमेन्स येलो, लेकिन इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। अब देखो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके खाने में हल्दी डली होती है, आप खा रहे हो, गिर गया, मम्मी ने कहा तू तो है ही ऐसा, ये तो तुम तो हो ही ऐसी। ठीक है। अब हुआ क्या? अब आपने वो कपड़े आप ऐसे थोड़ा बहुत साफ करोगे तो वो पीला पीला निशान रह जाता है, येलो येलो जो टर्मरिक का निशान होता है वो इजीली नहीं जाता, वो ऐसे ही रह जाता है। हम सोचते हैं कि जब ये धुलेगा तो साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि होता क्या है बेटा, जो हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सोप्स होते हैं, कपड़े धोने की जो साबुन और जो सरफ होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ बेसिक कंपाउंड एडेड होते हैं। अब उन बेसिक कंपाउंड एडेड होने की वजह से क्या होता है, आप ध्यान से देखना, कभी ऑब्जर्व करके देखना, छोटा सा रुमाल ले लेना जो ज्यादा यूज ना होता घर में, उस पर ऐसा करना, ठीक है, उस पर कुछ खाने का गिरा देना, उस खाने के अंदर हल्दी जरूर हो, फिर उसको धोना, तो वहां पर वो रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं, हमारे जो सोप हैं, उनके अंदर क्या है बेटा, कोई ना कोई बेसिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से वो जो टर्मरिक है टर्न्स टू रेडिश ब्राउन, और अब इसको हटाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। बताओ, और भी ज्यादा परेशानी हो गई भैया ये तो, राइट। अब इसकी तरह और भी होते हैं सर, और भी होते हैं नेचुरल। ठीक है। जैसे कि रेड कैबेज जूस है, जैसे कि रेड कैबेज का जूस होता है। अब ये जो रेड कैबेज का जो जूस होता है, ओरिजिनली बताओ ये कौन से कलर का होगा? ओरिजिनली इट इज रेड इन कलर। अब होता क्या है बेटा, अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हो, अब अगर आप इसका ओरिजिनल न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते हो तो ये रेड ही रहता है।
अगर आप इसके अंदर एड वो डालते हो सर, एसिड डालते हो, तो भी ये रेड रहता है। लेकिन बेस के केस में इट टर्न्स ग्रीन। बेस के केस में कैसा हो जाएगा, इसका रंग ग्रीन हो जाएगा। तो सर सिर्फ यही 3 नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, बट आपको सिर्फ इतने अगर इनके जो चेंजेस हैं अगर आपको ये याद होंगे तो काम है। देखो इनके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि बताओ बताओ, आपको पता है? बहुत सारे ना कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, जैसे पिटूनिया है, हाइड्रेंजिया है, उनके लीव्स को भी हम यूज कर सकते हैं एज नेचुरल इंडिकेटर। लेकिन हमें अभी इतनी ज्यादा को लर्न नहीं करना है। ज्यादा कंटेंट बनाने से फायदा नहीं होता, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो और उसी को रिवाइज करो। तो लिटमस के बारे में हमने क्या पढ़ा? नेचुरल इंडिकेटर है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन उसका पर्पल इन कलर है, जैसे एसिड डालोगे रेड में टर्न हो जाएगा, बेस डालोगे तो ब्लू में टर्न हो जाएगा। टर्मरिक की अगर मैं बात करूं तो भाई टर्मरिक के बारे में क्या देखा हमने? नेचुरल कलर येलो, एसिड के अंदर येलो, बेस के अंदर रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज जूस अनदर नेचुरल इंडिकेटर, इसके केस में भी सर एसिड के अंदर रेड है, वो न्यूट्रल के अंदर रेड है, एसिड के अंदर भी रेड है, और वैसे भी ग्रीन है। अब अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सबसे पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज। अब अगर मैं मिथाइल ऑरेंज के न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो भाई इसका नाम ही ऑरेंज है, तो ये तो ऑरेंज होगा ही होगा, ये तो ऑरेंज होगा ही होगा। तो होता क्या है बेटा, अगर आप इसके अंदर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो तो इट टर्न्स रेड, और अगर आप इसके अंदर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे होते हो तो इट टर्न्स येलो। देख रहे हो, कलर शो कर रहा है, कलर शो कर रहा है। ऐसे ही एक और होता है और ये बहुत फेमस होता है, या आप आगे जाके इसके बारे में आप इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी करते हो सर, फिनोफ्थलीन। अब अगर फिनोफ्थलीन, देखो बोलते फिनोफ्थलीन है लेकिन स्पेलिंग में एल भी आ रहा है, साइलेंट होता है, फिनोफ्थलीन बोलते हैं। फिनोफ्थलीन का अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते हो तो सर इट इज कलरलेस। एसिड के केस में भी इट रिमेन्स कलरलेस, बट इन केस ऑफ बेस इट टर्न्स पिंक। ठीक है, तो अब देखो हम इन्हें इंडिकेटर्स क्यों कह रहे हैं? इन्हें एसिड बेसिस इंडिकेटर्स भी कहा जाता है या सिंपली इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं, अपने अंदर किसी न किसी तरीके का बदलाव लाते हैं और उससे बताते हैं कि जो आपने कंपाउंड टेस्ट करा है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो न्यूट्रल है। आ रही है बात समझ में? बोलो सर, पक्का आ गई बात समझ में? हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं बेटा जो हम अपने आप भी बना सकते हैं, अपनी केमिस्ट्री लैब में हम इनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। गॉट इट? आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द गिवन कंपाउंड इज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा है जिसमें आपको तीनों नेचर चेक करने हैं, आपको न्यूट्रल नेचर भी चेक करना है, बेसिक भी, एसिडिक भी, तो कभी भी आप वो इंडिकेटर मत चूज करना जो न्यूट्रल और एसिडिक में सेम कलर शो करता हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं। देख लो जरा, आ जाओ। टर्मरिक न्यूट्रल में भी येलो है, एसिडिक में भी येलो है। रेड कैबेज जूस न्यूट्रल में भी रेड है, एसिड में भी रेड है। मिथाइल ऑरेंज देखो अलग कलर शो कर रहा है। फिनोप्थिलीन को देखो कलरलेस कलरलेस। अगर ऐसा कभी भी केस हो जब आपको तीनों नेचर चेक करने हैं कि भाई वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप वो इंडिकेटर चूज करो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि हमारा लिटमस, जो न्यूट्रल के अंदर अलग कलर शो करे। लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल है। एसिड के अंदर अलग कलर शो करे, लिटमस का एसिड के अंदर कलर बदल के रेड हो जाता है। बेस के अंदर अलग कलर शो करे, वो ब्लू ब्लू शो करता है। ऐसी मिथाइल ऑरेंज और न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज, एसिडिक में रेड, बेस में येलो। तो याद रखना, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ के आपको लगेगा कि यार इंडिकेटर तो चूज करते हैं, अब इसमें 4 ऑप्शन क्यों दे दिए, ये तो चारों सही है, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, आपको इन छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चंस पे फंसाया जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब होता क्या है, ये तो वो इंडिकेटर्स है जो अपने अंदर कलर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं और फिर हमें उनसे पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट को, जिस कंपाउंड को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम देखना चाहते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है। विजुअली इंपेयर्ड पर्सन का मतलब समझते हैं आप? विजुअली इंपेयर्ड का मतलब होता है बेटा जो देख नहीं सकता। अब जो देख ही नहीं सकता है, तो एक बात बताओ, वो कैसे उसको पता लग पाएगा कि भाई ये कलर चेंजेस आ रहे हैं? तो इसीलिए ना एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हमारी बात समझ में? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। पता है ऑल फैक्ट्री वर्ड का मतलब ही होता है सुगंध, स्मेल, या फिर मैं बोलूं ऑर्डर। आप देखना, मेरी बात मानिएगा और आप देखना, कभी भी आप किसी हलवाई की दुकान से आगे थोड़ा सा निकलोगे, बड़ी तेज खुशबू आ रही होती है। किसी चाइनीज की शॉप से आगे निकलोगे, बड़ी तेज खुशबू आ रही होती है चिली पोटैटो की, चिली पोटैटो बन रहे हैं। ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी नोज के अंदर भी बेटा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, वो रिसेप्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ऑल फैक्ट्री वर्ड का मतलब ही सुगंध या स्मेल से होता है। तो ऐसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा जो अपनी स्मेल चेंज करके बता रहे होते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है
ये एसिडिक है या बेसिक है। तो तीन हम देख रहे होते हैं, जैसे सबसे पहला हो गया वेनिला एक्सट्रैक्ट, फिर हम सबने खाई है वनीला आइसक्रीम, सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया, बहुत सारे लोगों को यही पसंद होती है, मुझे भी यही पसंद है वनीला आइसक्रीम, व्हाइट कलर की है ना। तो वनीला जो एक्सट्रैक्ट मतलब उसके अंदर आइसक्रीम के अंदर जो एसेंस डाला जाता है वो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसको हम एज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। या फिर अनियन जूस, प्याज का रस हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्लोव ऑयल यानी कि जो लौंग का तेल होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। आ गई बात समझ में। तो यानी कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें मदद करते हैं बताने में कि जो कंपाउंड है न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। आई बिलीव ये पॉइंट आपको अब होगा बिल्कुल क्लियर। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात करी, और हमने फिर बात करी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, राइट। किसके बारे में बात करी हमने, फिर बात करी हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात करी। चलो, तो ये तो एक बेसिक डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया कि ठीक है, हम भाई इंडिकेटर्स की मदद से पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या वो कंपाउंड बेसिक है। ये सारी बातें हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली से पता लगा सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, एसिड्स को भी फिर फर्दर क्लासिफाई कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर एसिड्स को क्लासिफाई करें तो मिनरल एसिड्स, ठीक है, वर्सेस ऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखो भाई, मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मिल रहे हैं, जैसे कि सॉइल के अंदर, रॉक्स के अंदर, ठीक है ना, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। ये एक अपने आप में कैसा एसिड है, मिनरल एसिड है। कैसा एसिड है, मिनरल एसिड है। इसको मिनरल एसिड क्यों बोल रही है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मिल रहा है। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं बेटा जो लिविंग के अंदर मिल जाए, जैसे कि जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मिल रहे हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला। ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको बताया, टार्ट्रिक एसिड मैंने आपको बताया, सिट्रिक एसिड मैंने आपको बताया, है ना। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से, कैसे, किसी ना किसी एनिमल प्रोडक्ट से आ रहे हैं। मतलब जो लिविंग बींग्स के अंदर जो चीजें मिल रही हैं, जो एसिड मिल रहे हैं, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, आप देखना आने वाली वीडियोस में, मैंने बताया भी है कि जब कोई चींटी काटती है तो हमें बड़ी जलन होती है, पता है क्यों होती है, उसके अंदर एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड तो उसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम होता है उसका मिथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है उसका, मिथेनोइक एसिड। तो वो हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड। तो हमने देखो एसिड्स को क्लासिफाई कर रखा है ना, मिनरल और ऑर्गेनिक। मिनरल एसिड्स कौन से हैं, जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मिल रहे हैं, जैसे रॉक्स के अंदर, सॉइल के अंदर, वो हो गए हमारे मिनरल एसिड। कैसे हो गए बेटा वो हमारे मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं, जो हमें लिविंग थिंग्स के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मिल रहे हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, इसके बेसिस पर भी हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, बट क्योंकि अगर हम पहले जो पेपर्स होते थे सब्जेक्टिव एग्जाम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी हुई हैं, ऑल इंडिया पेपर के अंदर, कंपार्टमेंट पेपर के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्या जाता है, चीजें प्रिपेयर भी हो जाएंगी और डर भी मन का खत्म होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि एक एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है। अब सर ये क्या कह रहे हो आप, H प्लस आयन की बात कहाँ से आ गई। हाँ, जानबूझ के ये टॉपिक उठाया है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दे रिलीज प्रोटॉन। H प्लस आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर। तो हमने क्या करा, अब हमें पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। जब भी तो उसके ऊपर +1 का चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं उतना +1, उतना प्लस चार्ज आता है, उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर +1 का चार्ज है, इसका मतलब हमने +1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो अब क्या बचा उस एटम के अंदर, सिर्फ एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो इसलिए माना जाता है H+ होता है प्रोटॉन, या फिर आप इसे हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो। और जितने भी बेसेस होते हैं बेटा, ये क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन। कहाँ रिलीज कर रहे हैं ये सब कुछ, ये वाटर के अंदर, मतलब इन वाटर, ठीक है ना। आगे आप देखोगे सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर, आप देखोगे मैंने बता भी रखा है कि एसिड और बेसिस वाटर में क्या कर रहे होते हैं, वाटर में किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो याद रखना एसिड्स क्या हैं, अगर बस हमें सिंपल एक स्टेटमेंट में बताना हो केमिकल टर्म्स में, तो एसिड्स होते हैं वो कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज करें पानी के अंदर, और बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें वाटर के अंदर। क्या रिलीज करें बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें वाटर के अंदर। अब देखो
H प्लस आयन रिलीज करने को ही हम बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। जैसे मान लीजिए कोई एसिड है जिसको हमने बोला कि भाई ये एसिड मोनोबेसिक है, जैसे कि HCl, ये एक H प्लस आयन रिलीज कर रहा है ना, जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको HCl भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी एक ही H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। तो ये दोनों कैसे एसिड हो गए? मोनोबेसिक। कैसे एसिड हो गए? मोनोबेसिक। अब ऐसी हम डाइबेसिक एसिड की बात कर सकते हैं। किनकी बात कर सकते हैं? डाइबेसिक एसिड की। अब डाइबेसिक एसिड कौन से हैं? डाई वर्ड का मतलब देखो, मोनो वर्ड का मतलब ही यहाँ होता है वन, डाई वर्ड का मतलब ही होता है टू। तो जैसे कि मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड दो H प्लस आयन रिलीज करता है और SO4 2 माइनस आयन। तो कितने H प्लस? यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ एक, तो ये डाइबेसिक हो गया। क्या हो गया बेटा? डाइबेसिक हो गया। आ रही है बात समझ में? सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक है, 2H प्लस आयन प्लस सल्फर SO4 2 माइनस। अब उसके बाद मान लीजिए हम ट्राइबेसिक देखें। क्या देखें? ट्राइबेसिक एसिड। तो ट्राइबेसिक एसिड मतलब जो तीन आयन रिलीज कर रहा हो, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भाई तीन हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो ये ट्राइबेसिक हो गया। तो मतलब हम बेसिसिटी के बेसिस पर भी एसिड्स को आपस में क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोबेसिक एसिड वो हैं जो सिर्फ एक H प्लस आयन रिलीज करें, डाइबेसिक वो हैं जो दो H प्लस आयन रिलीज करें, और ट्राइबेसिक एसिड्स वो होते हैं जो तीन H प्लस आयन रिलीज करते हैं। कितना H प्लस आयन रिलीज करेंगे बेटा? तीन H प्लस आयन। मतलब अगर उनके आप एक मॉलिक्यूल को आयोनाइज करते हो तो वो कितने आयन रिलीज करते हैं? तीन H प्लस आयन रिलीज करते हैं। सबको आ गई बात समझ में? जरूर आ गई होगी बेटा, ठीक है। और जिनको नहीं आई तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, फिर दोबारा से देख लो। चलो, तो अब हमने क्या देखा? हमने देखो क्या बातें कर ली हमने यहाँ पर। हमने यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात करा, इंडिकेटर्स के अंदर फिर हमने नेचुरल सिंथेटिक के बारे में भी बात करा, हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में भी बात कर लिया। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बाद फिर हमने देखा कि चलो अब हमें बेसिक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। हमें बेसिक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि एसिड जो होते हैं वो इंडिकेटर्स के साथ कुछ इस तरीके का कलर शो कर रहे होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो इंडिकेटर्स के साथ कुछ इस तरीके का कलर शो कर रहे होते हैं। फिर एक केमिकल डिफरेंस भी समझ में आया, केमिकल प्रॉपर्टी का भी एक डिफरेंस समझ में आया कि जो एसिड हैं वो वाटर के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं यानी कि प्रोटोन, और जो बेसिस हैं वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, याद रखिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अगर आप ये भूल भी जाओ ना, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये मत भूल जाना कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। जिस तरीके से हमने एसिड्स को क्लासिफाई करा ना, ठीक है, ऐसी बेटा हम बेसिस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। एसिड देखो कितनी कमाल की बात है ना, एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक कमाल की बात बता दूं, इसको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। अगर आप इसका आयोनाइजेशन करते हो तो Na प्लस और OH माइनस आयन, कितने एक एक मॉलिक्यूल को तोड़ने से कितने OH माइनस आयन मिला? एक मिला। तो यानी कि ये कैसा कैसा हुआ? ये हो गया बेटा हमारा मोनो एसिडिक बेस। कैसा हो गया बेटा ये हमारा? मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, अच्छा तो सर यानी कि डाई एसिडिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डाई एसिडिक बेस देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, और सर इसको अब आयोनाइज करो, ये Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस आयन रिलीज करता है। एक मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने पे, तोड़ने पे 2 OH माइनस आ रहे हैं, तो ये डाई एसिडिक हो गया। इसी तरीके से ट्राई एसिडिक बेस भी होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? ट्राई एसिडिक मतलब जो तीन OH माइनस आयन रिलीज करें, जैसे कि AlOH होल थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या रिलीज करते हैं? Al3 प्लस और साथ में 3OH माइनस। तो ये भी एक तरीके का, हमने बेसिस को भी फर्दर क्लासिफाई करके देखा, हमने बेसिस को भी फर्दर क्लासिफाई करके देखा कि एसिडिटी के बेसिस पे मोनो एसिडिक बेस कैसे हैं, डाई एसिडिक बेस कैसे हैं, ट्राई एसिडिक बेस कैसे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, ट्राई मतलब तीन। एसिड्स की बेसिसिटी होती है मतलब वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं, बेसिस की एसिडिटी होती है मतलब वो कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, इंडिकेटर्स भी सीख लिया, अब हमने एसिड और बेसिस का क्लासिफिकेशन भी सीख लिया। हमें ये भी पता है कि एसिड और बेसिस पानी में जाकर क्या करते हैं, एसिड H प्लस आयन रिलीज करते हैं और बेसिस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें दो एसिड दे दिए, मैं खुद बता रहा हूँ ये दोनों एसिड, मैं खुद बता रहा हूँ कि ये दोनों एसिड, लेकिन मैंने कहा बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। आप कहोगे ये क्या कहानी है,
हमने तो अभी तक क्या सीखा बेटा, अभी तक बस हम ये टेस्ट कर पाते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। अभी तक हमने उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात नहीं करी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? हमने अभी तक स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी बात नहीं करी, अभी तो हमने ये टॉपिक छुआ भी नहीं स्ट्रेंथ वाला। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब है हमें ये तो बेसिक समझ में आ जाता है इंडिकेटर्स की मदद से कि कौन सा एसिड कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड बेसिक है, लेकिन हम उनके अंदर मान लो हमें दो कंपाउंड दे दी जाए जो दोनों एसिडिक है, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है। भाई अगर आप दोनों को टेस्ट करते हो, दोनों का लिटमस टेस्ट करते हैं, मैंने आपको दे दिया पर्पल सॉल्यूशन, थोड़ा थोड़ा दे दिया, आपने दोनों में टेस्ट करा, दोनों में रेड आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है सर एक में बहुत डार्क रेड आ रहा है, एक में लाइट रेड आ रहा है, या एक में तेज आ रहा है, एक में धीरे आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों सेम टाइम पर होंगे, सेम रेट से होंगे, रेट यानी कि स्पीड से होंगे। फिर क्या करें, फिर क्या करें? यानी कि अभी हमें इसमें और आगे बढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ पर अब दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, पहली चीज हमने देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, और दूसरी चीज देखेंगे हम पीएच स्केल। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ indicators which indicate different colors according to the H plus ion concentration। ये क्या कह रहे हैं राघव सर? मैंने ये कहा बेटा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कुछ ऐसे इंडिकेटर को मिला के मिलाया जाता है, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर मिक्स करके फिर एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। और ये मामूली इंडिकेटर नहीं है, सिंपल इंडिकेटर की तरह काम नहीं करेगा बेटा। सिंपल इंडिकेटर तो जैसे लिटमस ले लिया मैंने, तो चाहे आप कैसा भी एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वीक एसिड ले लो, वो हमेशा रेड कलर शो करेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा नहीं करेगा बेटा। यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डार्क रेड शो करेगा, ज्यादा वो मतलब अलग कलर शो करेगा, अलग डिपेंडिंग अपॉन दी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। जितने ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है उसके हिसाब से कलर चेंज हो जाएगा, जितना कम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है उसके हिसाब से कलर चेंज हो जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने आप में कितनी बढ़िया चीज है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें स्ट्रेंथ पहचानने में भी हेल्प कर सकता है। किसमें हेल्प कर सकता है? स्ट्रेंथ पहचानने में भी हेल्प कर सकता है। समझ रहे हो एक्चुअली क्या होता है? थ्योरेटिकली ये चीज होती है कि जो एसिड ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो एसिड ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। और इसी केस में बेस के अंदर भी कि जो बेस ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका वाइस वर्सा ट्रू है कि जो एसिड कम H प्लस आयन रिलीज करता है वो वीक एसिड है, जो बेस कम OH माइनस आयन रिलीज करता है वो वीक बेस है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपने क्या करा? आपने एक एसिड लिया, उसे डाइल्यूट कर लिया, एसिड लिया उसे डाइल्यूट कर लिया, आपने पानी लिया, पानी में थोड़ा 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 करके आपने एसिड मिलाया, और आपने देखा अरे वाह ये तो बहुत सारे H प्लस आयन मिल गए। आप कैसे देख पाओगे? कभी नहीं देख पाओगे। आप माइक्रोस्कोप से लगा के देखोगे तो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किसका है। तो मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी थ्योरेटिकली रह गया ना। मतलब अगर हमसे कोई थ्योरेटिकली पूछे ना कि बताओ इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे 1 मोलर HCl और 1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH, और पूछ रहे हैं बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड, तो आप बोलते हो सर कि 1 मोलर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों बोलते हो आप? क्योंकि HCl ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये CH3COH एसिटिक एसिड है। ठीक है, आप ये बोल देते हो, लेकिन मैं कहूँ ना, मैं नहीं मानता आपकी बात, मुझको तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाइए, आप प्रैक्टिकली करके दिखाइए। तो आप कैसे दिखाओगे? तो आप फिर ये थ्योरेटिकली नहीं बोल सकते ना कि जो एसिड ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो एसिड कम H प्लस आयन रिलीज कर रहा है वो वीक एसिड है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, समझो समझो, ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वीक एसिड। तो वो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चेंज करता रहेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के हिसाब से वो कलर चेंज करता रहेगा, और जब वो कलर चेंज कर रहा है तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यही यही कॉन्सेप्ट अब देखो पीएच में भी देखते हैं। पीएच स्केल एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसके अंदर देखिए पीएच स्केल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें वैल्यूज होती हैं 0 to 40, बीच में एक वैल्यू आती है 7, 7 पे होता है न्यूट्रल। ठीक है, आप 7 से जब 0 की तरफ जाते हो, लेफ्टवर्ड मूव करते हो, तो ये क्या शो करता है? इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस। समझ गए मेरी बात को? लेफ्टवर्ड। अब एक बात बताओ, अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो यानी कि कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है? एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है?
एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, पता है ये जो पीएच वर्ड है ना, यहीं से ये सारा कॉन्सेप्ट निकल रहा है। बताऊं कैसे? देखो, ये जो स्मॉल पी है ना, इसका मतलब होता है पोटेंस। ये एक जर्मनी भाषा का वर्ड है, जर्मन भाषा का वर्ड है पोटेंस। यहाँ से इंग्लिश का वर्ड आया है पोटेंसी, और पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, यानी कि पावर। अब पावर ऑफ व्हाट? एच। एच किसको शो कर रहा है? वो पावर ऑफ एच प्लस आयंस, पावर ऑफ एच प्लस आयंस, पावर ऑफ एच प्लस आयंस। तो ये पूरा स्केल किसके बेस पे है? एच प्लस आयंस के बेस पर है। ओ एच माइनस आयन के बेस पर एक्चुअली में जब ये ओरिजिनली डेवलप हुआ तो नहीं हुआ था, सिर्फ एच प्लस आयन के बेस पर बताया कि अगर आप 7 से लेफ्ट में जा रहे हो तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। तो यानी कि मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मेरा बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा बेटा? मेरा बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा ऑन मूविंग टुवर्ड 0 फ्रॉम 7। 7 से उल्टी तरफ आओगे, उल्टे हाथ की तरफ जाओगे, 0 की तरफ जाओगे, बेसिक करेक्टर कम होगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। 7 से 14 की तरफ जाओगे तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन अब होने लग जाएगी डिक्रीज। कैसे होने लग जाएगी? घटने लग जाएगी। और एच प्लस आयन घटेगा तो आपका एसिडिक करेक्टर भी कम होता चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? एसिडिक करेक्टर भी कम हो जाएगा, और जब एसिडिक करेक्टर कम हो रहा है तो यानी कि बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। आई बात समझ में? बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। मतलब अब हमने क्या करा? स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई कर दिया, स्ट्रेंथ को क्वांटिफिकेशन कर दिया, उसका नंबर दे दिया हमने उसको। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है, नहीं। मैंने ऐसे बोल दिया कि HCl का जो पीएच है मान लीजिए वो 2 है, और एसिटिक एसिड का जो पीएच है वो 6 है। अब दोनों एसिडिक हैं क्योंकि दोनों के पीएच कैसे हैं? लेस देन 7, राइट? दोनों के पीएच कैसे हैं बेटा? लेस देन 7 है, तो दोनों एसिडिक है। लेकिन नंबर देख के ही पता चल रहा है, जिसका पीएच जितना कम उसकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब मुझे देखते ही पता चल रहा है कि HCl तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो हमने क्या करा? पीएच स्केल की मदद से, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन वो फिर भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बहुत डिस्टिंक्टिव कलर्स आते हैं, मर्जिंग कलर्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके एनसीईआरटी की ही मैं पेन नंबर बताऊंगा, उस पर आप देखना पूरा पीएच स्केल बना रखा है, उसमें पूरा कलर चार्ट दे रखा है। बट पीएच स्केल तो देखो ना कितना सही है, ये वाला नंबर वाला। इसमें हमने क्या करा? पीएच स्केल नंबर वाले के अंदर हमने नंबर दे दिया ना चीजों को, और नंबर देने से कितनी मदद हो गई ना। अब मुझे पता चल गया HCl का पीएच कितना है? 2 है। और जब HCl का पीएच अगर मैं बता रहा हूँ कि वो 2 है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? मतलब HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंपैरेटिवली एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, क्योंकि जो उसकी पीएच की वैल्यू है वो 6 है वो भी एसिडिक। देखो, है वो भी एसिडिक। एनी वैल्यू लेस देन 7 शोज एसिडिक करेक्टर। एनी वैल्यू ऑन पीएच स्केल, एनी वैल्यू लेस देन 7 शोज एसिडिक करेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब मेरी एनसीईआरटी के हिसाब से पेज नंबर 26 पर एक पीएच स्केल दे रखा है, फिगर 2.7 है आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिगर 2.7 है एनसीईआरटी का, उसके अंदर आपको पूरा एक पीएच स्केल दे रखा है। वो पीएच स्केल इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर आपको बता रखा है जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे स्टमक के अंदर जो जूसेस रिलीज करते हैं हमारे स्टमक की इनर वॉल्स, उनका पीएच लगभग लगभग 1.2 होता है। सोचो, पता है ना आपको गैस्ट्रिक जूसेस में एक एक एलिमेंट HCl भी है। ठीक है। फिर जो लेमन जूस होता है उसका पीएच 2.2 है। प्योर ब्लड या वाटर वो काफी लगभग लगभग बेसिक या न्यूट्रल के पास है, क्योंकि 7.4 पीएच है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH होल ट्वाइस। चैप्टर 3 की वीडियो जब आएंगी तो आप देखिएगा, उसमें बताऊंगा मैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH होल ट्वाइस। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस 14 होता है। आप देखिएगा उस स्केल को, अगर आप देखोगे तो लेफ्ट की तरफ हम जैसे जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ हम जैसे जा रहे हैं 7 से लेफ्ट की तरफ, तो जो कलर है वो रेड की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, क्रिम्सन रेड हो जाएगा, बहुत डार्क रेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक करेक्टर को शो करेगा। फिर अगर हम, और न्यूट्रल पे ग्रीन वाला शेडो है, फिर ग्रीन से अगर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये डार्क शेड्स ऑफ ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क शेड्स ऑफ ब्लू। पता है आपके पीएच का जो स्केल है ना, ये आपके रेनबो कलर्स की तरह मैच कर रहा है, विबग्योर। कैसे मैच कर रहा है? विबग्योर। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, इधर की तरफ मान लीजिए ग्रीन। ठीक है, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे वॉयलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ऐसे याद रखो, बिल्कुल परफेक्ट है ये। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है बेटा। देख रहे हो, ये डार्क ब्लू ब्लू शेड्स हो गए, ब्लू से ज्यादा इंडिगो डार्क होता है, उससे भी ज्यादा वॉयलेट होता है।
है ना। और ग्रीन वाला जो रीजन है वो न्यूट्रल को शो कर रहा है, ये भी 7 कलर्स हैं। हमने 3 इधर रखे, बीच में 7 रख पे ग्रीन रख दिया, 3 इधर रखे, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट से आप याद रखोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जितना ज्यादा आप बेसिक की तरफ जाओगे, आप अपने विबग्योर में नीचे की तरफ जा रहे हो, विब वाले पार्ट पे जा रहे हो, डार्क ब्लू पे जा रहे हो। जितना आप एसिडिक करेक्टर की तरफ जाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा एसिडिक के बारे में बात कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो हम करते क्या है प्रैक्टिकली, हम कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, हम क्या करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है वो इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। इम्प्रेग्नेट का क्या मतलब है, डिप करके रखते हैं। फिल्टर पेपर या कुछ और स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसी आती हैं, आपकी आपकी केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होंगी। अगर आप क्लास 11th में केमिस्ट्री लोगे, तो मतलब साइंस लोगे, केमिस्ट्री तो कंपलसरी है इंडिया में, तो फिर आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, आप टेस्ट करोगे तो आप क्या करते हो, पहले उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डिप करके रखते हो, फिर आप उसको निकालते हो, फिर उसको ड्राई करते हैं, इसी को इम्प्रेग्नेशन कहते हैं। उस पेपर के अंदर क्या है, इस पेपर के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिर आपने डिप करा जो भी सॉल्यूशन आपको टेस्ट करना है, तो उसका एक कलर आएगा, फिर आप उस कलर को लगभग लगभग इसी स्केल पे जो फिगर 2.7 है एनसीईआरटी का, उस पर अगर आप मैच करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा मतलब ये किस तरफ है ये। वो तो देखो देखने में पता चल जाता है एसिडिक है बेसिक है, क्योंकि अगर येलो ऑरेंज रेड वाला पार्ट है तो वो ऑब्वियसली एसिडिक होगा, या फिर वो ब्लू के शेड्स में आ रहा है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वेरी डार्क ब्लू, वॉयलेट, तो फिर वो बेसिक के शेड्स में होगा। तो यानी कि देखो, हमने सिंपल इंडिकेटर्स की जब बात करी थी, तो हम सिर्फ ये डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन अब हम उनकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। कितनी कमाल की बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्केल, पीएच वैल्यूज, और साथ साथ में ये जो कलर बैंड है फिगर 2.7, देखिए उसके नीचे एनसीईआरटी में फिगर 2.7 में लिखा है पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर। ठीक है ना, और ये एक रफ गाइड होती है, हमेशा याद रखना, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं, रफ गाइड होती है। आप कभी भी पीएच टेस्ट करके, मतलब पीएच पेपर टेस्ट करके एग्जैक्ट पीएच नहीं बता सकते हो, नहीं, पीएच एग्जैक्ट आप ऐसे नहीं बता सकते। आ रही है बात समझ में? हालांकि पीएच कैलकुलेशन के जो टॉपिक्स हैं, क्लास 11th का पार्ट होता है, चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम, उसके अंदर आता है, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना है 7 से 0 की तरफ एसिडिक, 7 से 14 की तरफ बेसिक। जितना कम पीएच की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक है, उतनी ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेसिक है, उतनी कम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, उतनी ज्यादा OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होने का क्या मतलब है कि OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। पता है 7 वाले केस पर क्या होता है, ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पर क्या हो रहा होता है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हाँ, 7 वाले केस पर क्या होता है, 7 वाले केस पर एक्चुअली में, अच्छा रुको ये पूरा थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, 7 पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बराबर होती है OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। 7 से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो देखो ये कंसेंट्रेशन ऐसे हो जाती है, धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, H प्लस आयन बढ़ते जाएंगे, OH माइनस आयन कम होते जाएंगे, और 7 to 14 में OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है H प्लस। ठीक है, बताइए आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ना, और इस वीडियो में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फटाफट से, एसिड्स और बेसिस। तो अब हम किन की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, बस एक दो पढ़ लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, एसिड्स एंड बेसिस। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहला देखा रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, दोनों का देखेंगे, एसिड्स का भी देखेंगे, बेसिस का भी देखेंगे। देखो, तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, तो जब एसिड, कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या रिलीज करता है, एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये अपवर्ड एरो क्या शो करता है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। किस चीज को शो कर रहा है बेटा वो अपवर्ड एरो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। हमेशा याद रखो कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.3 आ जाती है। भाई एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जब आप अपना बोर्ड पेपर देके निकलोगे बाहर तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी कि हाँ, साइंस मास्टर पे जो वीडियोस देखी थी उसमें राघव सर ने जो बातें बताई थी वो बहुत सही थी, सारी बातें सच निकलेंगी। अब देखो ये एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.3, ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इस एक्टिविटी में हम रिएक्शन करा रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स का, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
आपको पता है जिंक अपने आप में एक मेटल है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में एसिड है। अब यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट कौन सा बनता है बेटा? सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब मान लो हमें टेस्ट करना है, हमें टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस सच में रिलीज हुई, क्वेश्चन मार्क, हुई या नहीं हुई सर? बताओ बताओ बताओ, टेस्ट करो सर। भाई केमिस्ट्री है, हम सब चीजें टेस्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री है, सब चीजें टेस्ट कर सकते हैं, वो भी मिनिमम खर्चे में। फिजिक्स में टेस्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है, महंगी पड़ जाती है, एक्सपेंसिव होती है। आप क्या करो, जो गैस रिलीज हो रही है पूरे सेटअप में, आप देखिएगा एक्टिविटी 2.3 के साथ पूरा एक डायग्राम दे रखा है। उस पूरे सेटअप में हमने क्या करा, एक बेंड ट्यूब से जो इवॉल्व्ड गैस है, जो गैस बाहर आ रही है, उसको हम एक सोप सोल्यूशन से पास करा रहे हैं, एक सोप सोल्यूशन से पास करा रहे हैं। सोप सोल्यूशन से इसलिए कराते हैं, बबल्स ज्यादा आते हैं। और आप क्या करो, जहां से गैस पास हो रही है ना, जहां से गैस ये रिलीज हो रही है, उसी उसकी माउथ पे ना एक बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल ले आओ, मतलब जलती हुई माचिस की तिल्ली या एक मोमबत्ती ले आइए। आप देखोगे कि वो जो बर्न कर रहे थे, अब वो एकदम से ज्यादा विगरसली बर्न करना स्टार्ट कर देंगे, और तेज आग पकड़ लेंगे वो। ऐसा क्यों? सर जो H2 गैस है ना, ये तो फायर सपोर्टर है ना, ये तो कंबर्शन का सपोर्टर है, ये आग लगवाने में हेल्प करता है। इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं। जो हमारी इस चैप्टर की शायद जो सेकंड वीडियो, सेकंड लास्ट जो वीडियो होगी, जिसके अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाते हैं सोडियम क्लोराइड से, उसमें आप देखना हाइड्रोजन गैस उसमें बनती है, और उसमें मैंने यूजेस बताए हैं, दैट हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल। तो यानी कि ये तो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, आग लगवाने में काम है, आग लगाऊ है ये। ठीक है, तो आप बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल पास में लेके आओगे तो एकदम से वो विगरसली बर्न करना स्टार्ट करेगा। और ये क्या प्रूफ करता है? दो चीजें प्रूफ कर रहा है। एक तो पॉपअप साउंड, पॉपअप की आवाज आती है, पॉप 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 पॉप, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे बुलबुले फट रहे हैं। तो एक तो पॉपअप साउंड आती है, और साथ साथ में जो बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल है वो एकदम से विगरसली बर्न करना स्टार्ट करेगा। और ये क्या शो करेगा बेटा? दैट द इवॉल्व्ड गैस इज हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है बच्चों, एम आई लाउड एंड क्लियर? समझ में आ गई बात? भाई आ जानी चाहिए, अब तो आ जानी चाहिए। और बाकी एक बार एक्टिविटी 2.3 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको देख लेना। और जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एनसीईआरटी लेके बैठो, एनसीईआरटी लेके बैठो, एक बारी में काम खत्म करा करो। ऐसे मत करा करो यार, अभी कर रहे हैं फिर बाद में देखेंगे, अभी बस एक बार वीडियो देख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक बार चाहे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन एक बारी में खत्म करो। सेटिस्फेक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। समझो मेरी बात को, सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, एक टॉपिक अब पूरा अपना कंप्लीट हो गया। चलो आ जाओ। अब अगर मैं बेसिस की बात करूं, तो जब बेस, कोई भी बेस या बेसिस जब रिएक्ट कर रहे होते हैं मेटल से, बेस बोल लो, फिर वरना बच्चे कहेंगे कि एक से ज्यादा बेस रिएक्ट करा रहे, नहीं, एक ही। तो वो भी सर सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन जो बेस का जो रिएक्शन होता है मेटल से, ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता। यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो आयनिक सॉल्ट बनते हैं। आयनिक सॉल्ट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, चैप्टर 3 की वीडियोस आएंगी, लास्ट वीडियो के अंदर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। आयनिक सॉल्ट यानी कि आयनिक कंपाउंड्स। देखो जैसे अभी मैंने क्या बनाया था, जिंक सल्फेट बनाया था। अब इसके अंदर था जिंक का कैटायन और सल्फेट का एनायन। सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये, लेकिन ये इन ऐसे जब ये कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना रहे हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बन गया ना। ठीक है ना, आयन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे, आयनिक कंपाउंड नहीं बनते बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। कैसे बनते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, कंपाउंड, हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जांपल दूं, लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसके साथ रिएक्ट कराओ जिंक मेटल, अब ये बनाता है Na2ZnO4। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। अब आप देखने में भी नहीं पहचान पा रहे हो आप कि सर ये रिएक्शन हुई कैसे हुई, ये रिएक्शन एक्चुअली में हुई कैसे होगी, ये हमें पता भी नहीं चल पाएगा। आप इसको ऐसे बता भी नहीं सकते कि इसके अंदर कौन सा आयन है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, ये है ही नहीं आयनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लेना कि साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी होगी, राइट। बैलेंस इक्वेशन करोगे तो यहाँ पे 2Na आएगा, बाकी पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो एक ये चीज याद रखना कि अगर एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट बन रहा है, बेस और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट बन रहा है। लेकिन ये जो सॉल्ट बनता है आयनिक सॉल्ट होता है, हम अपने आप केमिकल रिएक्शन लिख के उसको याद कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी बेस और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो जो सॉल्ट बन रहा है वो Na2ZnO4, Na2ZnO4, सोडियम जिंकेट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनका फॉर्मूला आप लोग अभी नहीं बना पाओगे, 10th लेवल पे छोटी क्लास है, इतनी भी सीनियर क्लास नहीं हुई है, स्पेशली केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, तो इसलिए ये फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न करके जाना। ठीक है, आई बिलीव अब इतना समझ में आ गया होगा। बोलो पक्का आ गया ना समझ में? हाँ जी सर। तो अब एक एक और करेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करके फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए जी, अब एक और वीडियो दे, वो एक और अब अपना कंटेंट ऐड करते हैं
कि रिएक्शन विद मेटल तो हो गया हमारा, ठीक है, हमने रिएक्शन में विद मेटल के अंदर एसिड के साथ भी रिएक्ट करके देखा, बेस के साथ भी रिएक्ट करके देखा। अब हमें ये भी पता है कि सर जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक सॉल्ट बनाते हैं। पता है मैं बातें रिपीट क्यों करता हूँ? मैं बातें रिपीट इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ जब आप भी अपने आप से रिवीजन कैसे करा जा सकता है, या तो हम किसी को पढ़ाएं तब रिवीजन होगा, वरना हम अपने आप को भी पढ़ा सकते हैं, खुद से बात करके पढ़ा सकते हैं। अगर कोई पागल समझता है समझने दो, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तो वो कहेगा यार तेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखो ना तो आपको ये आदत पड़े कि पढ़ते पढ़ते भी रिवीजन हो रहा है हमारा। चलो अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट अभी बताता हूँ मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो मेटल कार्बोनेट किसे कहते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मेटल कार्बोनेट है, जैसे MgCO3 मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मतलब एक मेटल हो साथ में कार्बोनेट आयन हो। कार्बोनेट आयन कौन सा होता है? CO3 2-, याद रखिएगा। ये क्या है बेटा? ये है हमारा कार्बोनेट आयन, ठीक है जी। ये क्या है हमारा? कार्बोनेट आयन। ये हो गया हमारा कार्बोनेट आयन। तो मेटल कार्बोनेट। अच्छा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब भाई यहाँ पर क्या कर लो, ऐसे लगा लो CaHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर कौन सा आयन है? ये है ये HCO3-। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। और साथ साथ में हम इसे बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा हम इसको? बाई कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा हम इसे बाई कार्बोनेट आयन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर -1 का चार्ज है, यहाँ पर -2 का चार्ज है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा, ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है क्या नहीं। राइट, बोलो आ गई बात समझ में? बोलो बेटा आ गई बात समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तो मैंने आपको बस ये बताया कि मेटल कार्बोनेट कैसे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे हैं। अब एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। अगर मान लीजिए आप एसिड का रिएक्शन कर रहे हो विद मेटल कार्बोनेट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, तो भाई यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर। ओके, अब मैंने बताया एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद वाटर। अब इसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो भी सेम ही रिएक्शन देखने को मिलता है, सॉल्ट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब जैसे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में एक बार हमने रिएक्ट करा सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बन रहा है बेटा? तो अब यहाँ पर हमने देखा बन रहा है सोडियम सल्फेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O। क्या रिलीज हुआ? H2O। ठीक है, ओके गुड। अब इसके बाद अगर मान लो हम ले लें दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड NaHCO3, ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा सेम सॉल्ट बनेगा Na2SO4, साथ में अब यहाँ पर दोबारा सेम गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बैलेंस इक्वेशन ये नहीं होगी तो आप बैलेंस कर लेना। अब बैलेंस कैसे होगी? मान लो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ 2 लगाने की जरूरत है। चलिए आप बैलेंस कर लीजिएगा इसको, रिएक्शन को, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना है इसको। बैलेंस कैसे हो जाएगी ये बहुत आसानी से, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 लगाती है सब कुछ डबल हो गया। बैलेंस कर लेना चलो आप इसको, ठीक है, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बैलेंस कर लेना इसको। चलो ये भी एक तरीके का होमवर्क हो गया, बैलेंस कर लेना। ओके, अब लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो कि यहाँ पर एक गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सर कार्बन डाइऑक्साइड का तो टेस्ट करना पड़ेगा जैसे हाइड्रोजन का करें, क्योंकि हम तो नहीं मानते। बहुत आसान है, देखो एक तो वो सिंपल टेस्ट हो गया, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है वो कंबशन का सपोर्टर होता है, ये एक्सटिंग्विशर है, आग बुझा देगा। जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वहां पे बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल लेके आ जाओ, वहां पर बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल लेके आ जाओ, इट विल एक्सटिंग्विश हो, बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, एक स्लेक लाइम सॉल्यूशन बनाओ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक लाइम सॉल्यूशन, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें से अब पास करो आप कार्बन डाइऑक्साइड। अब पता है क्या होगा, जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे अब बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और मतलब कि जो पहले एक ट्रांसपेरेंट सा जो सॉल्यूशन था, ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, अब वो पूरा दूधिया रंग हो जाएगा, मिल्की रंग हो जाएगा उसका। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। इस व्हाइट पीपीटी बनने की वजह से क्या होगा बेटा? इस व्हाइट पीपीटी बनने की वजह से याद रखना दूधिया रंग हो जाएगा। तो अगर इफ यू पास रिलीज गैस फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक लाइम, if it turns milky it shows that the released gas is carbon dioxide, ठीक है।
ओके, अब ये रिएक्शन तो आपने पहले भी पढ़ी होगी, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हम टेस्ट कैसे कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम से कर रहे हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लेक्ड लाइम। अब लेकिन इसी रिएक्शन का ना एक आगे का भी पार्ट बताता हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड। अब देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी बन चुका है वाटर के अंदर, आपने लगातार CO2 प्रोड्यूस करते जा रहे हो, पास करते जा रहे हो सॉरी। अब यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी का। अब ये हो गया सॉल्यूबल इन वाटर। ये कैसा होता है बेटा, ये होता है हमारा सॉल्यूबल इन वाटर। कैसा होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से व्हाइट रंग आता है, दूधिया रंग आता है, मिल्की कलर आता है, अब वो डिसअपियर हो जाएगा, और क्योंकि ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। अरे बात समझ में। तो अगर आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहोगे तो वो जो मिल्कीनेस आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, अब वो डिसअपियर हो जाएगी। और याद रखना प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट इनसॉल्यूबल कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं। चैप्टर 1 की जब वीडियोस आएंगी तो आप देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मैं भी इनके बारे में आपके साथ बात जरूर करूंगा, बताऊंगा। ओके ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बस, हम यहाँ पर फिर आज की वीडियो एंड करेंगे, काफी लंबी हो जाएगी वरना। कि अगर मान लीजिए पेपर में लाइमस्टोन लिखा आ रहा है, या पेपर में चौक लिखा आ रहा है, या पेपर में मार्बल लिखा आ रहा है, या पेपर में एक्शल लिखा आ रहा है, एक्शल अंडे का छिलका, याद रखिएगा इन सभी की केमिकल कॉम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मतलब अगर आप लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करा रहे हो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो, चौक के साथ करा रहे हो तो भी, मार्बल के साथ करा रहे हो तो भी, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन उठा के मैंने बताई है, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखो, आराम से देखो, कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, आराम से देखना। पहले इंडिकेटर देखना, फिर कैसे क्लासिफिकेशन करा है, फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा, स्ट्रेंथ के बारे में हमने सीखा, फिर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हमने यहाँ पर, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक कंक्लूजन स्टेटमेंट, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दैट्स इट। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कभी रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। आई बिलीव ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स हैं आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर दो। आपको लगता नहीं हमें इंस्टाग्राम नहीं चलाना, आप मुझे मेरी मेल कर सकते, मेल कर दो मुझको, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दी है, आप मुझे मेल कर दो, एक बार मेल करो, फिर हम कांटेक्ट कर लेंगे आपस में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, चलो बने रहो। थैंक्स मास्टर पे, थैंक यू।